प्यारे साहित्य प्रेमियों, राग दरबारी उपन्यास के इस भाग को प्रारंभ करने से पूर्व एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि श्रीलाल शुक्ल जी के इस उपन्यास की रिकॉर्डिंग, इसकी सीरीज जो एक एक करके आ रही है, बहुतों को बहुत अच्छी लग रही है, किंतु कुछ लोग जो सुनने के बजाय पढ़कर इसका आनंद लेना चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अमेज़न ऐप से चाहें तो यह पुस्तक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राग दरबारी भाग 35। जिन दिनों भारतवर्ष में गोरों की हुकूमत थी, बशर्ते कि आगे लिखा जाने वाला इतिहास हमें ऐसा मानने की इजाज़त दे। नदियों के किनारे या घाटियों, वनों और अमराइयों के बीच, यानी जहाँ कहीं भी वर्ड्सवर्थ, रविन्द्रनाथ ठाकुर या सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं अपने आप हलक तक आ जाएं, डाक बंगले बनवाए गए थे। धूल धक्कड़, हैजा, चेचक, प्लेग, भुखमरी, कंगाली, बदसूरती, बदतमीजी, बदमजगी जैसे तत्व वहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचते थे। दोनों नस्लों के साहब, गोरे या काले, देहातों में जब दौरे पर जाते तो वहीं रुकते थे। उन दिनों इन डाक बंगलों में रहते हुए दौरे को आसानी से पिकनिक का रूप दिया जा सकता था, जैसे आज पिकनिक को आसानी से दौरे का रूप दिया जा सकता है। साहब लोग वहाँ बैठकर हुकूमत के सहारे समस्याओं को और समस्याओं के सहारे हुकूमत को मजबूत बनाते, पेड़ पौधों, जानवरों और चिड़ियों, कीड़ों, मकोड़ों, भुनगों आदि पर रिसर्च करते, कभी बकरी चराने वाली नेटिव लड़कियों की तंदुरुस्ती पर हैरान होते, कभी इलाके की आवारा औरतों को यकीन दिलाने की कपड़ों और दर्जियों की साजिश के बावजूद पूरब और पश्चिम के आदमी में कोई असली फ़र्क नहीं है, कभी डालियों में आई हुई स्कॉच विस्की की बोतलें खोलते, कभी हंसते, कभी नाराज होते, कभी चुप रहते, कभी जनता और हुकूमत के बीच पहाड़ का, कभी रेगिस्तान का, कभी गोबर के ढेर का, कभी दरिया का, कभी पुल का काम देते। ये बातें प्राचीन काल की हैं। अब शहर में देहात का बोलबाला है। गाँव में प्राइमरी स्कूल और पंचायत घर बन गए हैं और प्लेग, अब तक कि कोई आदमी ही प्लेग न बन जाए, खत्म हो गया है। कोई पढ़ा लिखा यानी अंग्रेजीदा आदमी अब शहर से गांव जाता है तो उसे हाराकिरी नहीं माना जाता। सैकड़ों की तादाद में ऐसे प्रयोग हुए हैं कि काला साहब शहर में देहात गया और बस्ती में एक आध दिन रुककर वहाँ का पानी पीकर बिना किसी छूत और बीमारी के हंसता खेलता जिंदा लौट गया। इन प्रयोगों के बाद देहात के बारे में लोगों की राय बदली है। हालांकि वहाँ के पानी के बारे में अब भी आखिरी फैसला देना मुश्किल है, पर दिन रात गर्द के बवंडर, उड़ती हुई जीपों की मार्फत इतना तो तय हो चुका है कि हिंदुस्तान, जो अब तक शहरों ही में बसा था, गांव में भी फैलने लगा है। पर काले साहबों में अब भी ऐसे कुछ दुर्लभ नमूने हैं जो डाक बंगले के प्रेम पाश में बंधे हैं, बावजूद इसके कि डालियों में आई हुई स्कॉच की बोतल बहुत पहले खाली हो चुकी है, कंपाउंड में चरने वाली बकरी खाई जा चुकी है और उसे चराने वाली लड़की बूढ़ी हो गई है। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की जांच में आने वाले डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एक ऐसे ही नमूने थे, बल्कि इस प्रकार से वे दुर्लभों में भी दुर्लभ थे। जब वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे, तभी उनके मन में
जैसे शेर शाह के मन में दिल्ली के तख्त पर बैठने की इच्छा समा गई थी। तरक्की पाकर इस डाक बंगले में रुकूंगा और पिछवाड़े की सीढ़ियों से उतरकर भगतिन बीबी को गंगा स्नान कराऊंगा और उस डाक बंगले में रुककर महाराणा प्रताप पर एक खंड काव्य लिखूंगा जो इंटरमीडिएट में पाठ्यक्रम पुस्तक के रूप में चलेगा। और तुस डाक बंगले में रुककर साल में एक बार फिटकरिहा बाबा की कुटी पर जाया करूंगा और मुस डाक बंगले में रुककर गीता का स्वाध्याय करते हुए अब तक बेवकूफ़ी से खोए हुए मौक़ों की याद में तिलमिलाते दिल को राहत दूंगा। और भूस डाक बंगले और यहाँ डिप्टी डायरेक्टर होने के बाद उन्होंने सोचा था नगर के तुमुल कोलाहल कलह से बचने के लिए शिवपालगंज के डाक बंगले की ओर भागा करूँगा। वहाँ गणेरिया चूसूंगा, सिंघाड़े खाऊंगा, भुट्टा चबाऊंगा और 500 दिन के रेट से दनादन फाइल पीटूंगा। छोटे पहलवान डाक बंगले पर खड़े खड़े गरज रहे थे, जाने वाले विलायत चले गए, औलाद यहीं छोड़ गए। गांव में सीधे आ जाते तो वहीं फटाफट बात हो गई होती, पर उनकी घोड़ी तो सीधे डाक बंगले पर ही रुकेगी। सारा गांव कोस भर चलकर यहाँ तक आया है और टुटरू टू बैठा है। 9 बजे सवेरे आए थे, तब से अब तक 1 बजा है। 100-150 आदमी हाथ पर हाथ धरे फड़फड़ा रहा है। अब शाम को वे आएंगे मोटर पर पों पों करते हुए और कहेंगे कि हैं भाई, देर हो गई, तुम लोग भी हो बेशर्म, दांत निकालकर जवाब दोगे कि हैं। इन्हीं बातों पर देह का रुआं रुआं सुलग उठता है। डाक बंगले के सामने हरा भरा लान था। पड़ोस में गेहूं के खेत बिना पानी के भले ही सूख जाएं, यहाँ हमेशा हरियाली रहती थी। चारों ओर चहारदीवारी के किनारे किनारे आम के पेड़ों की कतार थी, जिनकी फसल ज़्यादातर वहाँ के माली और चौकीदार, आसपास के 3-4 गुंडे और शहर से आने वाले एक इंजीनियर खाते थे। पर जैसे कि यहाँ की हवा पर, वैसे ही पेड़ों की छां पर जनता का अधिकार था, जिसका इस समय गंजहों के दोनों दल कस कर इस्तेमाल कर रहे थे। डाक बंगले के 2 छोरों पर पेड़ों की छां से मिले हुए 2 छोटे शामियाने लगा दिए गए थे। फर्श पर दरियां और कालीन बिछ गए थे। इन दोनों खेमों में एक प्रिंसिपल साहब और उनके साथियों का था, दूसरा खन्ना मास्टर के गुट का। प्रिंसिपल साहब के खेमे में इस वक्त उनके और बद्री पहलवान के अलावा लगभग 60 आदमी थे। उनके छोटे पहलवान भी थे, जो एक पेड़ के तने से सटे हुए ललित त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर डिप्टी डायरेक्टर के आचरण पर अपनी राय जाहिर कर रहे थे। दूसरी ओर के शामियाने में खन्ना मास्टर और रूपन बाबू, उनके साथ के कुछ मास्टर और रामाधीन भीखम खेड़वी के कुछ चेले चपाटी थे। रामाधीन भीखम खेड़वी, जैसे कि आशा थी, आने का वादा करके भी नहीं आए थे। छोटे पहलवान की दहाड़, लोगों की बेहिसाब बातचीत, खान पान, सोने की कोशिशें, जम्हाइयाँ, खैनी तंबाकू, चिलम बीड़ी सिगरेट आदि के माहौल में संगीत धारा बह रही थी। बात ट्रांजिस्टरों से शुरू हुई थी। दोनों खेमों में 2-4 ऐसे शौकीन लोग भी थे जो कंधे पर अंगोछे, कान पर चूने की गोली, पीठ पर बंदूक, एक हाथ में तीतर का पिंजड़ा और दूसरे हाथ में ट्रांजिस्टर लेकर आए थे। देखते देखते ट्रांजिस्टरों से दोनों खेमों में बलमा, छलिया, बेईमान, दगाबाज आदि की विविध भारती गूंजने लगे। जब 11 बज गए तो खन्ना मास्टर के खेमे में न जाने कहाँ से एक ग्रामोफोन, मय रिकॉर्ड और एम्पलीफायर से आ गया और 11:15 बजे तक भाएं भाएं करके बेईमान दगाबाज वाले गानों को भुलाकर उसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व प्रेम का संगीत शुरू किया। मुझको अपने गले, मुराद गले से है, लगा लो
ऐ मेरे हमराही। जाहिर है कि इस गीत के अक्षर अक्षर में सफ़ेद फाख्ते उड़ रहे थे और जैतून की टहनियाँ हिल रही थीं, पर प्रिंसिपल साहब के खेमे में इसे युद्ध की चुनौती समझा गया और देखते देखते वहाँ भी एक ग्रामोफोन में रिकॉर्ड और एम्पलीफायर के प्रकट हो गया और चीख कर गाने लगा, आ गले लग जा। जैसा कि देहाती बारातों में ऐसे मौक़ों पर होता है, इस घोषणा के बाद दोनों ओर से फिल्मी गानों की भिड़ंत हो गई। इस वातावरण में नाराज कौन हो सकता था? कोई नहीं, सिर्फ छोटे पहलवान को छोड़कर। पर एक तरफ से छोटे पहलवान की नाराजगी जायज़ थी। वास्तव में कुछ लोग वहां 8 बजे ही आ गए थे, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर को 9 बजे आना था। 2-3 घंटे की देरी तो सीधे से सीधे बिल्कुल गऊ हाकिम को भी छज जाती है। गऊ के साथ तो ऐसा ही रहता है कि 5 बजे घर लौटते लौटते किसी के खेत में रुककर फसल चरने लगी और 2-4 डंडे खाकर 7-8 बजे तक वापस आई। पर 5 घंटे बीत जाने पर छोटे पहलवान का परेशान होना बहुत ही न्यायसंगत था। क्या करे, उन्हें दिन रात मीटिंगें ही घेरे रहती हैं। जैसे ही कहीं चलने को तैयार हुए, कोई न कोई मीटिंग धर दबोचती है। प्रिंसिपल साहब ने भलमनसाहत से कहा, 2 बज रहे थे, दिन काफ़ी गर्म हो उठा था और लोगों को सुबह होने लगा था कि ग्रामोफोन पर उन्हीं गानों को लगातार दोहराया जा रहा है। लोग उठ उठकर बार बार झाड़ियों के पीछे जल्दी जल्दी जाने लगे थे और दोनों पार्टियों के लीडर डरने लगे थे कि ऐसा न हो कि साला मूतने जाए और मूतने भर का ही हो जाए। छोटे पहलवान अब पेड़ के नीचे से खिसक कर शामियाने में आ गए थे और रूपन बाबू के बारे में बात करने लगे थे। रूपन दुश्मनों से जाकर मिल गए हैं, कोई और न मिला तो बाप पर ही फालिन हो गए। हमने भी अपने बाप महाराज कुशार प्रसाद से बड़ी मारपीट की है, पर क्या मजाल कि कोई बाहर का आदमी उन्हें तू तड़ाक कर दे। यहाँ ये साले खन्ना पन्ना उन्हीं के बाप को जुतिया रहे हैं और ये लपलपाते हुए उन्हीं के पीछे टिल्लों टिल्लों कर रहे हैं। कल वैद्य जी रूपन के हाल पर खोपड़ी पटकने लगे। अपने बाप को मैंने सैकड़ों लाठियां मारी हैं, पर इनको भी इतना दुखी कभी नहीं देखा। नालायक लौंडे हो तो ऐसे हों। बद्री पहलवान शामियाने का एक कोना घेर कर लेटे हुए थे। बिना पूरी बात सुने ही वे समझ गए कि छोटे पहलवान रूपन को अपने से भी छोटा बनाकर पेश करना चाहते हैं। उन्होंने एक सीनियर उस्ताद के लहजे में कहा, बस बस बस, जबान पर लगाए रहो। छोटे पहलवान चुप हो गए, फिर अचानक बिगड़ कर बोले, यह चिड़ीमार लगता है कि रात कर डालेगा। इसी को लोकापवाद कहते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कभी चींटी तक नहीं मारी थी। 4 बजे के करीब वैद्य जी सनीचर के साथ डाक बंगले के फाटक पर आते हुए दिख पड़े। शहर से आए हुए ग्रामोफोन वाले ने मौके के हिसाब से एक फिल्मी गाना लगा दिया, जिसके शुरू के बोल थे, नज़र लागी राजा तोरे बंगले पर। सुनते ही छोटे पहलवान ने इतने जोर से डांट लगाई कि ग्रामोफोन अपने आप रुक गया। लोग अपनी अपनी जगह पर कायदे से बैठ गए, कुछ खड़े हो गए। सिर्फ बद्री पहलवान टूटे हुए तने की तरह कोने में पड़े रहे। वैद्य जी आकर इत्मीनान से एक कालीन पर बैठे। अपने आप उनके पीछे मसनद लग गई। सनीचर और प्रिंसिपल एक किनारे खड़े हो गए, जैसे हाथ में चंवर पकड़ने की नीयत हो। वैद्य जी के बैठते ही लगा कोई चक्रवर्ती महाराज सिंहासन पर बैठा हुआ है। उनके मुकाबले दूसरे शामियाने में बैठे हुए खन्ना मास्टर और रूपन बाबू आदि बिल्कुल लुच्चे लफंगे से दिखने लगे। वैद्य जी ने प्रिंसिपल से पूछा, क्या समाचार है? प्रिंसिपल साहब उत्साह से बताने लगे, अपने आदमी सब आसपास ही में हैं, उधर वालों को बहुमूत्र का रोग हो रहा है। सनीचर ने मजा लेते हुए कहा,
तो कहो रुपन बाबू को बुलाकर पूछा जाए, ज़्यादा तकलीफ हो तो महाराज के दवाखाने से लेकर एक एक गोली जमाल गोटे की भी बांट दी जाए। वैद्य जी के चेहरे की प्रसन्नता ढल गई। बोले, उस नीच का नाम न लो। थोड़ा रुक कर वे फिर स्वस्थ हो गए। उन्होंने पूछा, डिप्टी डायरेक्टर का भी पता नहीं चला? अब तो सूर्यास्त होने में विलंब नहीं रह गया। प्रिंसिपल ने इस उम्मीद में कि शायद वह बात भी हाकिमों के कान तक पहुंच जाएगी, दुमहिलंत आवाज में कहा, इतने बड़े अफसर हैं, किसी मीटिंग में फंस गए होंगे, अब आ ही जाना चाहिए। किसी को भेज देना था, सो तो भेज दिया है, प्रिंसिपल ने सूचित किया। मास्टर मोतीराम सवेरे गए हैं, वे न तो इस पार्टी में हैं न उस पार्टी में। उनका मतलब तो अपनी आटा चक्की से है। इसीलिए हमने कहा कि मास्टर साहब तुम ही चले जाओ, बुजुर्ग आदमी हो, डीडी साहब के साथ गाड़ी पर बैठे हुए चले आना। कोई तुम्हें यह न कहेगा कि तुम हमारी तरफ से डीडी के कान भरने गए हो। वैद्य जी जनता का मनोरंजन करने के लिए किस्से सुनाने लगे। तब हमारे प्रांत में पंत जी का जमाना था। नई नई राष्ट्रीय सरकार थी। चुनाव की एक मीटिंग थी। 10 बजे पंत जी को आना था। जिलाधीश, पुलिस कप्तान सब चपरास बांधे खड़े थे। 11 बजे, फिर 1 बज गया, उसके बाद 2, 3 और सनीचर ने उनकी बात काट कर कहा, उसके बाद तो महाराज 4 बज गया होगा। वैद्य जी ने उदारतापूर्वक की सूचना को स्वीकार किया। बोले, वही हुआ जब 3:30 बजे तक अचानक पंत जी की मोटर मीटिंग में आकर खड़ी हो गई। उधर क्या हुआ कि इतना बड़ा राष्ट्र नायक वहां पर उपस्थित था, परंतु जिले का अधिकारी सब गायब। पता लगा भोजन करने चले गए हैं। किस्सा चलता रहा। 5 बजने को आ गए। तब तक प्रिंसिपल साहब को जान पड़ा उनके शामियाने से भी कई लोग उठ उठकर झाड़ियों की ओर जाने लगे हैं और बहुमूत्र की बीमारी इतनी व्यापक हो गई है कि कुछ लोग झाड़ियों के पीछे से वापस नहीं लौटे। पहलवान ने कहा, मेंबर साहब, यह तो ठीक नहीं हो रहा है। छोटे पहलवान ऊब गए थे। बोले, तो मैं क्या करूं? किसी का हगना मुतना बंद कर दूं? अब ग्रामोफोन के गाने लगभग थक गए थे और लोग छोटे छोटे गुट बनाकर बातचीत करने लगे थे। सूरज डूबने का वक्त आ गया था। प्रिंसिपल साहब एकटक कुछ दूर डाक बंगले के पास सड़क के किनारे लगे हुए एक आम के पेड़ की ओर देखने लगे थे। पेड़ के जिस हिस्से पर उनकी निगाह थी, वहाँ एक सूखी टहनी थी। उस टहनी में हंसिया फंसा था। हंसिए से एक बांस बंधा था। बांस का नीचे वाला सिरा एक लड़की के हाथों में था। वह लड़की लगभग 20 साल की थी। उसकी धोती मैली थी, पर ब्लाउज उजला था और देह के कसाव से गले के नीचे चिटक गया था। प्रिंसिपल साहब जैसा बताया गया सिर्फ सूखी टहनी देख रहे थे। अचानक उन्होंने चौंक कर सड़क के दूसरी ओर देखा और बोले, यह बस यहाँ धीमी क्यों हो रही है? लोग तेजी से बढ़कर फाटक की ओर जाने लगे। एक बस सचमुच ही डाक बंगले के आगे रुक गई थी। बस से एक बड़ा सा झोला लटकाए मास्टर मोतीराम उतरे। दोनों तरफ के लोगों ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर में वे वैद्य जी के पास आकर खड़े हो गए और बोले, डिप्टी डायरेक्टर साहब आज नहीं आ रहे हैं। इस बात का ऐलान पहले ही गैर रस्मी ढंग से हो चुका था, क्योंकि चारों ओर शोरगुल मचने लगा था और जिन्हें बहुमूत्र की बीमारी भी नहीं थी, वे तेजी से इधर उधर फैलने लगे थे। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, तब फिर किस तारीख को आने को कहा है? कुछ नहीं कहा जा सकता। आज तो वे शहर में थे ही नहीं। 3-4 दिन हुए बाहर दौरे पर गए हैं, लौटे नहीं हैं।
कब तक लौटेंगे? क्या बताया जाए? कोई कुछ जानता नहीं है। कोई कहता था 4 दिन में आएंगे, किसी ने कहा 5 दिन में। मेरा ख्याल है कि 6-7 दिन तो लगेंगे ही लौटते लौटते। वैद्य जी ने आंखें मूंद कर थकान सी उतारी। पूछा, तब आप दोपहर को क्यों नहीं लौट आए? जनता को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मास्टर मोतीराम विनम्रता से झुक गए, दोहरे होकर बोले, कैसे आता महाराज, यह खरीदना था। उन्होंने झोले की ओर इशारा किया और कहा, पुरानी चक्की है, पुर्जों की टूट फूट लगी ही रहती है। न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, फिर कहीं जाकर कबाड़ी बाजार में। मास्टर मोतीराम का वार्तालाप सुनने वाले बहुत से लोगों में रंगनाथ भी था। शत्रु पक्ष की ओर से शायद वही घटना का पूरा ब्यौरा जानने के लिए आया था। जब वह धीरे से खिसकने लगा तो वैद्य जी ने उसे पुकारा। वह उनके नज़दीक आकर बैठ गया। वैद्य जी ने उसे देखकर मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए देखते रहे। रंगनाथ थोड़ी देर के लिए अचकचाया, फिर हिम्मत करके बोला, क्या आज्ञा है मामा जी? आज्ञा कुछ नहीं है। वैद्य जी मधुर स्वरों में बोले, यह तो धर्म युद्ध है। तुम्हें लगता है कि ये 2-4 अध्यापक सही मार्ग पर चल रहे हैं, अतः तुम उनके स्नेह दिखा रहे हो। पर सन्मार्ग क्या है और असन्मार्ग क्या है, इसका तुम्हें कभी न कभी तो अनुभव होगा ही। जब होगा तब तुम स्वयं अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाओगे। सांस खींचकर वे बोले, तुम शिक्षित हो, बुद्धिमान हो, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, चिंता रूपन की है। बातों में जान लाने के लिए प्रिंसिपल ने किलकारी मारकर कहा, अरे नहीं महाराज, आप रंगनाथ बाबू को जानते नहीं, ये बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उधर का हाल पहले ही समझ चुके हैं, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। वैद्य जी फिर मुस्कुराए। धर्म युद्ध में समझ की नहीं, विश्वास की बात है। तुम्हें जब यही विश्वास है कि हम दोषी हैं तो कोई चिंता नहीं, डटकर हमारा विरोध करो। जिस दिन मेरे प्राणों की आवश्यकता हो बता देना, मैं भीष्म पितामह की तरह मरने की तिथि अपने आप निश्चित कर लूँगा। रंगनाथ से कुछ कहते न बना, बोला, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। उनका चेहरा तमतमा गया, जोर से बोले, नहीं, गलत वे लोग समझ रहे हैं। मैं तो प्रजातंत्र से चल रहा हूँ, सबको बोलने की स्वतंत्रता देता हूँ। तभी तो अध्यापक जो मेरे ही गुलाम हैं मेरा विरोध करते हुए घूम रहे हैं। पर इसकी भी सीमा होती है, क्यों प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब ने नीची निगाह करके कहा, आपके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, पर आप न होते तो मैं बहुत पहले इस्तीफा देकर चला जाता। आप क्यों चले जाते? अब समय आ गया है कि इस अध्याय को समाप्त कर लिया जाए। रुकिए, मैं अभी निर्णय किए देता हूँ। उन्होंने छोटे को पुकार कर कहा, छोटे, उधर के शामियाने में चले जाओ, खन्ना और मालवीय को बुला लाना, रूपन को भी साथ लेते आना। वे नहीं आते तो हम ही लोग वहाँ चलेंगे। और देखो, जनता से कह दो वह अपने घर जाए, विश्राम करे। प्रिंसिपल साहब, तुम उधर जाकर जनता को धन्यवाद दे दो। थोड़ी देर में दोनों शामियाने वीरान हो गए। खन्ना मास्टर का शामियाना जरा पहले ही वीरान हो गया था, क्योंकि उधर लोगों का बहुमूत्र रोकने के लिए बद्री पहलवान और छोटे का व्यक्तित्व न था और डिप्टी डायरेक्टर धोखा दे गए। यह खबर पाते ही बहुत से लोग एकदम से उड़नछू हो गए थे। अब उस शामियाने के पास ज़्यादातर वही लोग बचे थे जिनका नाम माइक्रोफोन, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड और पानी के सकोरे बटोरने का था। वैद्य जी के शामियाने में इधर बद्री पहलवान, छोटे, सनीचर, प्रिंसिपल साहब, वैद्य जी, 2-4 प्रतिष्ठित लोग और बद्री के अखाड़े के चंद गुंडे रह गए। वैद्य जी का संदेश पाकर खन्ना, मालवीय, उनके साथ के 2 मास्टर और रूपन बाबू आपस में लापरवाही से बातचीत करते हुए आए और उनके सामने बैठ गए। खन्ना मास्टर ने कहा,
आपने याद किया है। अंधेरा होने को था। डूबती रोशनी में जंगल जैसे बाग, खेमे, कालीन, इन सब ने समा बांध दिया। लगता था कोई शहंशाह दिल्ली से दक्षिण पहुंचकर शाम के वक्त अपने दरबारियों के साथ किसी पहाड़ी की तलहटी में मंत्रणा कर रहा है और कुछ बागी जागीरदारों को पकड़कर उसके सामने पेश किया गया है। तब वैद्य जी का भाषण शुरू हुआ। खन्ना जी और मालवीय जी, मैंने यहाँ आप लोगों को आत्मीय समझकर बुलाया है। आपका प्रिंसिपल से पारस्परिक विरोध बढ़ गया है, मुकदमेबाजी हो रही है, खुलेआम गाली गलौज होता है, मारपीट की तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको दोष नहीं देता, दोष किसी का भी नहीं हो सकता। मैं स्वयं दोषपूर्ण हूँ। मैं किसी बात को कैसे बता सकता हूँ कि आप किसका दोष है, पर एक बात मैं जानता हूँ कि परिस्थिति विषम है, उसका समाधान होना चाहिए। खन्ना ने कहा, मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए। नहीं, उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बात अनेक बार कह चुके हैं, अनेक स्थानों पर कह चुके हैं, अनेक रूप से कह चुके हैं। प्रिंसिपल भी अपनी बात कह चुके हैं। केवल एक व्यक्ति ने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, वह व्यक्ति मैं हूँ। आज केवल मैं अपनी बात कहूँगा। यह विद्यालय मेरा बनाया हुआ है, इसे मैंने अपने रक्त से सींचा है। आप दोनों पक्ष केवल वेतन भोगी हैं। यहाँ नहीं तो वहाँ जाकर अध्यापक हो जाएंगे, कहीं भी अध्यापक हो जाएंगे, अच्छा वेतन पाने लगेंगे, पर मैं यहीं रहूँगा। यह विद्यालय सफलतापूर्वक चला तो अपने को सफल मानूंगा। यह पार्टीबंदी में नष्ट होने लगा तो अपने को नष्ट हुआ समझूंगा। मुझे कष्ट है, अपार कष्ट है, आंतरिक व्यथा है। मेरी व्यथा आप लोग नहीं समझ सकते। वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। शामियाने में सन्नाटा छाया था। उन्होंने फिर छलांग लगाई। मुझे अब केवल एक मार्ग दिखाई देता है। मैंने निर्णय कर लिया है। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप यह निर्णय मान लें। आपके लिए वही एक अकेला मार्ग है, आपको उसी पर चलना है। खन्ना जी और मालवीय जी, मैं औरों से नहीं कहता, केवल आपसे कह रहा हूँ, आपको इस्तीफा देना होगा। उनकी बात काटते हुए खन्ना ने कहा, पर नहीं। दयालुता के साथ पर मजबूती से उन्होंने दोहराया, नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ, आज केवल मैं बोलूँगा। तो मैं कह रहा था, आपको इस्तीफा देना होगा, आज और अभी, यहीं और इसी वक्त आपको इस्तीफा देना होगा। यह मैं क्रोध से नहीं, सोच समझकर कह रहा हूँ। आपके हित में कह रहा हूँ, विद्यालय के हित में कह रहा हूँ, पूरे समाज के हित में कह रहा हूँ। मेरा यही विनम्र निवेदन है, आप मेरी प्रार्थना न ठुकराएं। आप इसी समय इस्तीफा दे दें। बाद में आपको स्वतंत्रता होगी कि आप चाहें जो कुछ कहें। तब आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि हमसे बलपूर्वक इस्तीफा लिया गया है। इस विषय में आप हम पर मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र हो रहेंगे, पर मेरा निवेदन है कि इस समय आप स्वेच्छापूर्वक इस विद्यालय के हितैषी होने के नाते चुपचाप इस्तीफा दे दें। आपने हमसे बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ पाया है। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज इस विद्यालय के नाम पर सिर्फ आपका इस्तीफा मांग रहा हूँ। मेरी प्रार्थना। तब तक रूपन बाबू अपनी जगह खड़े हो गए थे। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। जोश के मारे जब वे बोले तो एक शब्द पर दूसरा शब्द चढ़ने लगा। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता।
आप जबरदस्ती इनके इस्तीफ़ा नहीं लिखा सकते, ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वैद्य जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रिंसिपल से कहा, आपके पास टाइप किए हुए कागज़ तो मौजूद हैं ना? हैं तो इधर ले आइए। छोटे, तुम खन्ना जी और मालवीय जी को उधर ले जाओ, ये बुद्धिमान हैं, अब समझ जाएंगे। जाओ बद्री, तुम भी जाओ। फिर वे कड़क इतनी आकस्मिक और अनोखी थी कि बद्री पहलवान उछलकर उनके सामने आ गए और लोग भी उनके पास दौड़ आए। कड़कते हुए वे बोले, और यह रूपन, यह मूर्ख है, नीच है, पशु है, पतित है, विश्वासघाती है। वे इतनी तरह बोलते रहे और इस प्रसंग से साबित करते रहे कि गालियों के मामले में संस्कृत भी कोई कमज़ोर भाषा नहीं है। कुछ उनकी आवाज़ की कड़क, कुछ संस्कृत का प्रकोप, लोग सन्नाटे में आ गए। लोगों ने वैद्य जी को आज पहली बार इतने क्रोध में देखा था। वे कालीन पर बैठे हुए अपने दोनों घुटनों को बारी बारी फौलादी पिस्टन की तरह चला रहे थे और कांपते हुए गले से चीख रहे थे, तू नेता बनता है? मेरा विरोध करके तू नेता बनना चाहता है? तो देख, अभी बताता हूँ। उनकी आवाज़ कुछ और कांपने लगी। वे कहते रहे, आशा की थी कि वृद्धावस्था शांति से बीतेगी। गांव सभा का झगड़ा समाप्त कर चुका हूँ। सहकारी संघ था, बद्री को दे चुका हूँ। सोचा था इस कॉलेज का भार तुझे देता जाऊंगा। देने के लिए इनके अतिरिक्त अब मेरे पास बचा ही क्या था? पर नीच, तू विश्वासघाती निकला। जा, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उनकी आवाज़ में एक अजब सी तड़प आ गई। वे घोषणा करते हुए बोले, जा, तुझे मैं अपने उत्तराधिकार से वंचित करता हूँ। सब लोग सुन लें, मेरे बाद बद्री ही इस कॉलेज के मैनेजर होंगे। यही मेरा अंतिम निर्णय है। रूपन को कुछ नहीं मिलेगा। कहते कहते उनका गला रुध गया। क्रोध और कुंठा से उनकी आंखों में आंसू छलछलाए। रंगनाथ को लगा सब लोग उसे ही घूर रहे हैं। उसने निगाह नीची कर ली। जब रूपन बाबू उठकर फाटक की ओर चल दिए, तब लोगों को होश आया। वैद्य जी अपनी आंखें पोंछ रहे थे। लोगों में अचानक हरकत शुरू हुई। वे इधर उधर फैलने लगे। डाक बंगले के बरामदे में एक लालटेन जल गई थी। वहाँ मालवीय जोर जोर से बोलने लगे। छोटे ने उन्हें पुकार कर कहा, धीरज से काम लो मास्टर। प्रिंसिपल ने खन्ना का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, आओ मास्टर साहब, हम लोग उधर ही चलें। हमारा झगड़ा खत्म हुआ। आज से हम लोग फिर दोस्त हो गए। उम्मीद तो न थी, पर ऐसी रात के बाद भी सवेरा आ ही गया। रंगनाथ रात में ठीक से सो न पाया था, सोच भी न पाया था, पर जागते ही उसने अपने बारे में एक बात सोच ली। कुछ महीने पहले एक लंबी बीमारी से उठने के बाद वह वहाँ केवल अपनी तंदुरुस्ती सुधारने आया था। अब अचानक उसने सोचा कि उसकी तंदुरुस्ती सुधर गई है। बगल में रूपन बाबू की चारपाई खाली थी। पता नहीं वे रात भर कहाँ रहे होंगे। कुछ मामलों में उसे रूपन बाबू पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि जब वे बेवकूफ़ बनते हैं तो अपनी इच्छा से बनते हैं। बेवकूफ़ बनना उनके लिए मजबूरी नहीं, शौक थी, लगभग अय्याशी की बात थी। इसलिए उसे इत्मीनान था कि वैद्य जी का हाहाकार सुनकर वे शराब की दुकान की ओर न भागे होंगे। दुख पड़ने पर शराब की ओर भागने की बात उनके मन में न आई होगी, क्योंकि उन्होंने देवदास नहीं पढ़ा था, इतना ज़्यादा सिनेमा भी नहीं देखा था। वे मंदिर की ओर भी न गए होंगे, क्योंकि मुसीबत में मंदिर का सहारा पकड़ने वाले की जैसी शक्ल होनी चाहिए, वैसी शक्ल रूपन बाबू की नहीं थी।
तब वे कहाँ हैं? क्या वे कहीं इस वक्त कॉलेज में हड़ताल करने के लिए अपने मुर्गों को जमा कर रहे हैं? इमारत में आग लगवाने, प्रिंसिपल को पिटवाने या बिना वजह बाजार लुटवाने के लिए क्या वे किसी क्रांतिकारी दल का संगठन कर रहे हैं? या वे शिक्षा व्यवसाय के मशहूर फार्मूले के अनुसार पड़ोस के किसी गांव में खन्ना मास्टर का प्रिंसिपल के पद पर राज तिलक करके उनके लिए छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के मुकाबले का कोई दूसरा कॉलेज खड़ा करने जा रहे हैं? रंगनाथ ने सोचा, ऐसी ही कोई बात वे जरूर करने जा रहे हैं, क्योंकि वैद्य जी के क्रोध की नुमाइश देखकर जब वे वहाँ से चले थे तो उस समय उनका व्यक्तित्व चुलचुलाया हुआ नहीं, तिलमिलाया हुआ था। वैद्य जी सवेरे काफ़ी दूर टहलने के लिए जाते थे और अभी तक वे लौटे नहीं थे। रंगनाथ जानता था कि अब उनके स्वाभाविक ढंग से बात करना मुश्किल होगा और वह अस्वाभाविक ढंग से बात करने के लिए तैयार न था। उसने अपने आप से कहा, विरोध की पहली कोशिश में ही तुम भरभरा कर लुढ़क गए हो। अब तुम्हें अपनी असलियत समझ लेनी चाहिए, इस जगह को छोड़ देनी चाहिए। मामा के लौटने के पहले ही रहना नहीं, देश वीराना है। सनीचर की दुकान खुल गई थी और दो आदमी उसके सामने बड़े नाटकीय ढंग से लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई शाब्दिक, तार्किक और अभी तक अहिंसापूर्ण थी। उनमें से एक ने दूसरे के खेत में लगा हुआ नहर का पानी काटकर अपने खेत में ले लिया था। वे लोग गांव सभा के प्रधान के यहाँ झगड़े का निपटारा कराने के लिए और निपटारा होने से पहले झगड़ा करने के लिए आए थे। धुआंधार गालियाँ दोनों ओर से बरस रही थीं, ऐसी गालियाँ जो साहित्य और कला में, अखबार में, रेडियो में, ये सिनेमा में नहीं, सिर्फ वास्तविक जीवन में पाई जाती हैं। पिछले महीनों वह जिस जिंदगी के आसपास मंडरा रहा था, जिसके भीतर घुसकर भी वह बाहरी का बाहरी ही बना रहा था, वह एक लानत की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आत्मा के तारों पर, बशर्ते कि आत्मा की शक्ल सारंगी जैसी होती है, पलायन संगीत गूंजने लगा। वह दरवाजे पर बैठा हुआ चारपाई देख रहा था। छोटे पहलवान रोज की तरह दाद खुजलाते हुए सामने से निकल गए और उन्होंने रंगनाथ की ओर नहीं देखा। सड़क पर जोर की घरघराहट हुई। यह शहर की कोऑपरेटिव डेयरी वाला ट्रक होगा जो दूध इकट्ठा करने के लिए यहाँ आया होगा। एक आदमी हाथ में हांडी लटकाए सनीचर की दुकान की ओर जाता दिख पड़ा। रंगनाथ समझ गया कि यह वही तेली है जो शहर में खरीदे हुए मशीन के तेल को कोल्हू में पेरा हुआ शुद्ध सरसों का तेल कहकर देहात में बेचता है। अंडरवियर और बनियान में एक शुद्ध सिपाही नुमा आदमी दरों में भारी रियायत के साथ गोश्त खरीदकर चिकवे के घर लौटता हुआ दिख पड़ा। रोज की तरह उसने रंगनाथ से कहा, जय हिंद साहब। वह गोश्त लटकाए हुए चला गया। रंगनाथ के मन में आया कि उसके गले में हाथ डालकर कहे, चलो इसी बहाने यहाँ किसी ने हिंद का नाम तो लिया। दूर कहीं पर किसी मदारी की डुगडुगी बजने लगी। सनीचर की दुकान पर होने वाले गाली गलौज ने नई ऊंचाई छूने की कोशिश की। रंगनाथ को एहसास हुआ कि वह बहुत उकताया हुआ है। उसकी आत्मा के तारों का पलायन संगीत अब पूरी तौर से गूंजने लगा।